इफ़ वी टॉक अबाउट अ पीस ऑफ लैंड, तो वो वही पीस ऑफ लैंड जो एक ज़मीन का टुकड़ा है, वो किसी के लिए मदर लैंड हो जाता है, किसी के लिए वो मैटर ऑफ प्राइड हो जाता है, किसी के लिए वो कंट्री हो जाता है, किसी के लिए वो 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 पंच तत्व हो जाता है, फाइव एलिमेंट। सबका अपना अपना नज़रिया है। हम लोग बात कर रहे हैं उसकी कि जब हम लोगों को ये कहा जाता है कि कोई एक एटम है, तो उस एटम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक व्यू है, ध्यान से समझिए। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ये है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक व्यू, मैं क्या कह रहा हूं? हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और डाइपोल हम लोग वैसे तो अगर आप कन्वेंशनली देखेंगे या बुक्स में देखेंगे तो डाइपोल कहीं बीच में आता है। इसका मतलब चार्ज के बाद फोर्स, फोर्स के बाद फील्ड और फील्ड के बाद वो डाइपोल का डिस्कशन करने लगते हैं। बट मैंने आपको पोटेंशियल पहले समझाना ठीक समझा, और फिर ये डाइपोल एक तरीके से कंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट है, क्योंकि इसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो उसका किससे कुछ लेना देना है नहीं। थोड़ा बहुत यूज़ डाइलेक्ट्रिक में कहीं डाइपोल के कंसेप्ट का आता है। तो हम लोगों को पहले ये समझना है कि जब हम ये बात कहते हैं कि, या ये बात हमको बताई जाती है कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, तो हमारे दिमाग में ये सवाल तुरंत आना चाहिए कि, जो कि नहीं आता है, ये आना चाहिए कि ये स्मॉल डिस्टेंस को क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्यों ऐसा उन्होंने बोला कि डाइपोल की कल्पना केवल स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए है। क्या ये सफिशिएंट नहीं है? क्या ये पर्याप्त नहीं है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का कुछ भी डिस्टेंस है तो हम उस अरेंजमेंट को, उस सिस्टम को डाइपोल कह सकें? लेकिन नहीं, हम लोग ये बात कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल is an arrangement. Electric dipole is an arrangement formed by two equal and opposite charges. Two equal and opposite charges separated by a small distance। ये इसकी डेफिनीशन में कहा जाता है कि डाइपोल में हम लोगों ने एक ऐसी कल्पना की है जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि जब दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और जिनका साइन ऑपोजिट है, ये सेम मैग्नीट्यूड हो गया और इनके बीच का कुछ एक डिस्टेंस है, तो वो इस अरेंजमेंट को डाइपोल कहते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, और जब हम लोग मैग्नेटिक चार्ज की बात करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, तब वहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल का भी एक कंसेप्ट है। मैं चाहता हूँ कि हम इसको अपनी नज़र से देखें। अपनी नज़र से मतलब मैं आपको इसको अपनी नज़र से दिखाना चाहता हूँ। नज़र का मतलब ये होता है, जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट अ पीस ऑफ लैंड, तो वो वही पीस ऑफ लैंड जो एक ज़मीन का टुकड़ा है, वो किसी के लिए मदर लैंड हो जाता है, किसी के लिए वो मैटर ऑफ प्राइड हो जाता है, किसी के लिए वो कंट्री हो जाता है, किसी के लिए वो 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 पंच तत्व हो जाता है, फाइव एलिमेंट। सबका अपना अपना नज़रिया है। हम लोग बात कर रहे हैं उसकी कि जब हम लोगों को ये कहा जाता है कि कोई एक एटम है, तो उस एटम का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक व्यू है, ध्यान से समझिए। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज ये है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक व्यू, मैं क्या कह रहा हूं कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक व्यू ऑफ एन एटम, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक व्यू ऑफ एन एटम। डाइपोल हमारे लिए क्या है? डाइपोल हमारे लिए है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक व्यू ऑफ एटम। इसका मतलब कि किसी एटम को इलेक्ट्रोस्टैट की नज़र से देखना। इस बात को हम लोग कह रहे हैं कि जब हम लोग किसी एटम को इलेक्ट्रोस्टैट की नज़र से देखेंगे, सवाल ये है कि एटम में नज़र कैसे होती है? भाई एटम तो केवल वही होता है कि जो हम लोगों को थॉमसन ने दिखाया। फिर थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो था, एटॉमिक मॉडल था, एटम नहीं था। थॉमसन ने एटम नहीं देखा, थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया और उन्होंने ये कहा कि एटम ऐसा होना चाहिए।
बहुत साल तक वो मॉडल चला होगा। फिर रदरफोर्ड आते हैं और रदरफोर्ड ये बताते हैं कि नहीं भाई, ये मॉडल जो है इन इन पॉइंट्स पर ये मॉडल फेल है। उन्होंने रॉन्ग नहीं कहा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ये कुछ बकवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो 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 थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो कुछ इन बातों पर फेल हो गया। तो उन्होंने फिर अपना मॉडल प्रपोज किया और थॉमसन को ही बेसिस मानते हुए कि उन्होंने ऐसा कहा। फिर थॉमसन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी उन्होंने बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे लोगों ने उसको सालों तक, डेकेड्स तक उसको आगे बढ़ाया, उस एक्सपेरिमेंट को, उस मॉडल को, और फिर उसके बेसिस पर एक एटम का मॉडल डिसाइड हुआ। और फिर आते हैं नील बोर, जो कि एटम के बारे में ये बात बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में हैं, वो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं और वो ऑर्बिट में रहेंगे। हम लोगों को अगर कहीं पर कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है कि एक ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और फिर इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट्स हैं, तो हम बहुत ही कन्विंसिंगली इसको ये मान लेते हैं कि ये एटम है। बिल्कुल भी हम इस बात पर सवाल नहीं उठाते कि ये एटम ऐसा क्यों है या ऐसा ही क्यों है। पर वो कह रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैट की नज़र से देखेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैट की क्या नज़र है? इलेक्ट्रोस्टैट की ये नज़र है कि भाई कोई एक चीज़ एटम है। अगर हम ये मान लें कि ये हमारा एटम है और हम इसको इलेक्ट्रोस्टैट की नज़र से देखें, तो इलेक्ट्रोस्टैट क्या कहती है कि अगर इस एटम के चारों तरफ का मतलब यहाँ पर कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, या इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रही है, इसका मतलब एटम के, अब ये कैसे पता चलता है? क्योंकि एक एटम का दूसरे एटम के साथ जो इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन होगा उससे पता चलता है कि इस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम ऐसा देखते हैं, अगर हम ऐसा पाते हैं कि एक कोई ऐसा एटम है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये मैंने यहाँ बोला कि नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसी तरीके से अगर कोई एक दूसरा एटम है, ये एक दूसरा एटम है और इस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि इस एटम के चारों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। अब मामला यहाँ से आता है कि हम लोग जब हम किसी एटम को इलेक्ट्रोस्टैट की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब यही है कि हमने पहले एक चार्ज डिफाइन किया, फिर दो चार्जेस का इंटरेक्शन डिफाइन किया, फिर उसके बेसिस पर फील्ड डिफाइन करी। तो चार्ज का होना, फील्ड का होना और चार्ज का होना, पीछे लेक्चर्स में मैंने ये सब बात समझाई है आपको। बट अभी यहाँ पर देखिए कि एक एटम ऐसा है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक एटम ऐसा है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या इस एटम के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है? ऐसा नहीं है, इस एटम के अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या इसके यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो एटम, हम लोग जिस एटम की कल्पना करते हैं उसमें हम लोगों ने जिस चीज़ का नाम ये Z, जिसको आप लोग कहते हैं Z, जो एटॉमिक नंबर है, इस एटॉमिक नंबर का मतलब ही यही होता है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एटॉमिक नंबर है। उस बेसिस पे हम लोग ये मान लेते हैं कि एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ से शुरू होती है डाइपोल की कल्पना। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है इस एटम के चारों तरफ, तो ऐसा नहीं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है या प्रोटॉन नहीं है या ये नील बोर के मॉडल को नहीं मान रहा है, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैट की नज़र से ऐसा मानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट के नज़रिए से ऐसा मानते हैं कि इस सिचुएशन में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा माना कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब कि ये एक कोई, जैसे हमको ये कहा जाता है कि ये एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, Q चार्ज है, और इसके चारों तरफ यहाँ पर कोई एक P पॉइंट लिया R डिस्टेंस पे, तो उस P पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ/R², और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ जाता है। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि इसी पॉइंट पर एक नेगेटिव चार्ज भी आ जाए सेम मैग्नीट्यूड का,
तो जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया और उसका भी मैग्नीट्यूड q है, तो इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गई। तो उनका ये कहना है कि इस सिचुएशन में जब एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है, इसका मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन या जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होने के बावजूद भी उसके चारों तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रही है, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक जस्टिफिकेशन ये है कि द एंटायर पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट, से दैट an entire negative charge is also concentrated at the same point, and hence the resultant electric field at any point around it comes as zero. तो इस तरीके के एटम को हम लोगों ने एडजेक्टिव दिया नॉन पोलर एटम। क्या? नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब जिसमें दो अलग अलग पोल नहीं है। नॉन पोलर का पहचान कैसे होगा? क्योंकि उनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इसमें कॉन्साइड कर रहा है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ हो तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होने की वजह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आती है। ये बहुत सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक कैलकुलेशन है जो कि अभी हम लोग देख भी लेंगे। ये मान लीजिए अगर हम लोगों ने ये जो एटम को हम लोगों ने ये जो पोलर एटम की कल्पना की। पोलर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर दो पोल बन रहे हैं, दो पोल हैं, और अगर दो पोल का मतलब कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक पॉइंट पर है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक पॉइंट पे है, तो अगर दोनों चार्जेस के सेंटर्स अलग अलग हैं तो एटम के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आएगी। यू कैन इमेजिन दिस सिचुएशन कि अगर इस नेगेटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी हम यहाँ निकालेंगे तो हम ये पूरा डिस्टेंस लेंगे, ये वाला। यहाँ पर अगर पी पॉइंट हमको पी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज की जो भी फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी है। पॉजिटिव चार्ज की जो भी यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस तरफ होगी। आप देख रहे हैं कि मैंने मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा दिखाया है। क्यों? क्योंकि दिस प्लस क्यू चार्ज इज क्लोजर टू द डिजायर्ड पॉइंट जहाँ पर हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यहाँ से डाइपोल की कल्पना हुई कि उन्होंने कहा कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उन दोनों के चारों तरफ कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ देखिए कि अगर हम 2 मिनट के लिए इस बात को सच मान लें और ये मान लें कि हम लोगों ने डाइपोल की एक ऐसे डाइपोल की कल्पना की जिसमें हम लोगों ने, या एक ऐसे सिस्टम की कल्पना की जिसमें हम लोगों ने एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को अलग अलग माना। देखिए क्या कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम एक नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जब हमने डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट माना तो अब यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही है कि क्यों हम लोगों ने सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस कहा। स्मॉल डिस्टेंस इसलिए कहा क्योंकि मैटर एटम का है। एटम जिसका साइज 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम है, आई एम सॉरी 10 टू द पावर -10 मीटर है। इसका मतलब बहुत छोटा है एटम। न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर -14 से 15 के बीच का है। इसलिए हम लोगों ने ये एक ऐसा सिस्टम माना। और अब जब हम इस चीज़ का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जब एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो है तो वो कैसे नॉन ज़ीरो है, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक तरीका जो सिंपल तरीका है वो ये कि दो चार्जेस हम लोगों ने ऐसे मान लिए, ये Q, एक -Q और एक +Q। इस लाइन को, ये जो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये क्या है? एक्सिस ऑफ डाइपोल। दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कहेंगे तो मैं लिख भी दूंगा, यहीं पर कहेंगे यहीं पर लिख दूंगा कि लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, लाइन
joining two charges is called axis of dipole. ठीक है, दूसरा पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग इज कॉल्ड सेंटर, मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग इज कॉल्ड सेंटर. और सेंटर इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर. तो अगर यहाँ से हम लोगों ने P पॉइंट को ये एक लिया और इस P पॉइंट पर हम लोगों ने डिस्टेंस ये x मान लिया कि सेंटर से इसका डिस्टेंस x है. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि P पॉइंट पर अगर हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और उन दोनों का वेक्टर सम निकाल लेंगे. इसका मतलब फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस ये जो डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग a ले लेते हैं और इस डिस्टेंस को a ले लेते हैं. इसका मतलब फॉर मैथमेटिकल कन्वीनियंस हम लोगों ने दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2a लिया है, इसलिए क्योंकि हाफ ऑफ द डिस्टेंस की ज़रूरत है. आप चाहें तो उसको a ले लें, पर हाफ ऑफ द डिस्टेंस की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जब हम नेगेटिव चार्ज की फील्ड निकालेंगे, से दैट E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to minus Q charge. अगर हम लोगों ने E1 ये माना है तो ये हो जाएगा KQ अपॉन x प्लस a होल स्क्वायर. इलेक्ट्रोस्टैट, जिस चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर निकालनी है उसका डिस्टेंस ले लिया. नेगेटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर जरूर अंदर की तरफ आएगी, ये E1 आ गया. अगर हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर निकालनी है और उसको हम लोग E2 कह रहे हैं, से दैट इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज. प्लस Q चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं है. ये डिस्टेंस लेंगे चार्ज का, ये वाला डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा. और ये डिस्टेंस क्या है? दिस x इज गिवन कि x डिस्टेंस पर हम लोग को फील्ड निकालनी थी और ये आ जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर. और बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर इस डायरेक्शन पे आएगी और इसका मैग्नीट्यूड जरूर ज़्यादा होगा. ध्यान से देखिए, जो E1 का डायरेक्शन है वो इस तरफ आएगा और E1 का मैग्नीट्यूड निश्चित तौर पे ज़्यादा आएगा. क्यों? क्योंकि प्लस Q चार्ज इज क्लोजर टू द पॉइंट P. दोनों चार्जेस जिनकी हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस अलग अलग है. तो जब हम लोग यहाँ पर नेट फील्ड निकालेंगे तो नेट फील्ड जो आएगी वो E1 और E2 का वेक्टर सम आएगी. वी कैन सी बोथ द वेक्टर्स आर ऑन द सेम लाइन एंड इन अपोजिट डायरेक्शन. तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं E2 माइनस E1, क्योंकि E2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. E2 माइनस E1 जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो इट विल गो लाइक E2 माइनस E1 जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो इट विल गो लाइक k टाइम्स Q अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर माइनस k टाइम्स Q अपॉन x प्लस a होल स्क्वायर. What is going to happen that what we are interested in कि हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी निकाल देंगे. ध्यान से देखिए, ये K और Q कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर और x प्लस a होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस a होल स्क्वायर. ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है यहाँ पर. इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे, k टाइम्स Q यहाँ पर आ गया, तो एलसीएम में
जब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन, तब हमको इसको एलसीएम में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा x प्लस ए, न्यूमरेटर में आएगा x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड द बिग ब्रैकेट। व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि अब जब हम इसको e को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दिस e विल बिकम k times q and I am going to open the brackets x square minus a square whole square। इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे, दिस विल कम एज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax। व्हाट इज हैपनिंग हियर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था, वो यहाँ पर आ गया 4ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल टाइप आंसर। We can write it as, in place of k, which is the constant electrostatics, 1 upon 4 pi epsilon naught, and this is coming as q times 4qax over x square minus a square का होल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी आ गई। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फील्ड इंटेंसिटी को शुरू से वेक्टर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो अब हम उसको बिना वेक्टर का ट्रीटमेंट दिए नहीं छोड़ सकते। इस डायग्राम में आप ये देख पा रहे हैं कि E1 का मैग्नीट्यूड ये है, E2 का मैग्नीट्यूड ये है, तो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी निश्चित तौर पर इस डायरेक्शन में आ रही है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोगों ने अभी क्या निकाला है? हम लोगों ने अभी ये निकाला है कि इस पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा था। अगर हम इसको लेफ्ट साइड में देखें, इस एक्सिस के, ये जो एक्सिस है, एक्सिस इज नथिंग बट द लाइन ज्वाइनिंग, अगर हम लोग Q पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी अंदर होगी, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर बाहर होगी। लेकिन अब क्या होगा कि जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? द पॉइंट वेयर द फील्ड इंटेंसिटी वी आर कैलकुलेटिंग, द पॉइंट Q is closer to the negative charge, so the negative charge will possess a greater field intensity at point Q, hence the resultant field intensity over here will come in this direction। हम लोगों को राइट हैंड साइड में, क्योंकि हम लोगों ने P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स राइट डिफाइन करी और हम लोगों ने Q पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी भी टुवर्ड्स राइट डिफाइन करी, तो वी हैव टू हैव अ वेक्टर ऑन द राइट हैंड साइड। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ट्रिकी है। वी हैव टू हैव अ वेक्टर ऑन द राइट हैंड साइड टू जस्टिफाई द वेक्टर नोटिफिकेशन। इसका मतलब कि हम लोग को इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो राइट हैंड साइड में या तो हम ऐसा करें कि किन्हीं दो चीज़ों का प्रोडक्ट, जो हम लोगों ने वेक्टर की स्टोरी पढ़ी उसमें ये होता था कि एक वेक्टर है, दूसरा स्केलर है, तो तीसरा वेक्टर होगा और इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ये, और एक हम लोगों ने ऐसा पढ़ा कि एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है और तीसरा स्केलर है, तब यहाँ पर डॉट लगाएंगे। अगर एक वेक्टर है और दूसरा भी वेक्टर है और तीसरा भी वेक्टर है, तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में क्रॉस लगेगा। ये जो सिचुएशन है इसमें प्रोडक्ट वेक्टर है। और राइट हैंड साइड में, क्योंकि अब या तो ये वाली सिचुएशन होगी या तो ये वाली सिचुएशन होगी, ये वाली सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, क्रॉस प्रोडक्ट वाली सिचुएशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको दो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं दिख रही। चार्ज स्केलर है, एक्स डिस्टेंस है वो स्केलर है, ए कैसे हम लोग इसको वेक्टर बनाना पड़ता है। हम लोग को राइट हैंड साइड में एक हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करी और उसका नाम रखा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनीशन ये है
कि वी हैव अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट थिंग which is nothing but which is defined as product of one of the two charges. We are defining it for dipole. You can see that it has a name, electric dipole moment. So either of the magnitude of charge multiplied by the separation between them. It goes like this. और फिर ध्यान से देखिए, हम लोगों ने वेक्टर ए के ऊपर लगाया, तो वो जो ए के ऊपर हम लोगों ने वेक्टर लगाया है, सारा खेल उस वेक्टर का है. इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम लोगों ने एक वेक्टर ये डिफाइन किया और इसको कन्वेंशनली हम लोगों ने मान लिया कि P जो है वो हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगा. P जो है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगा. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने डिफाइन किया है. ध्यान से समझिए, मैंने आपको ये बताया रीज़न कि क्यों डिफाइन किया और उसकी डेफिनीशन क्या है. डेफिनीशन है व्हेन वी आर डिफाइनिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ गिवन चार्ज, द डेफिनीशन गोज लाइक प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द टू चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन देम. इसका मतलब कि मैं आपको ये चीज़ अलग से दिखा दे रहा हूँ कि अगर हमको कोई एक ऐसा डाइपोल गिवन है कि ये एक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये है, और हमको यहाँ पर डाइपोल मोमेंट डिफाइन करना है. से दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन एज r. तो व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट हियर? डाइपोल मोमेंट इज p एंड इट इज q मल्टीप्लाइड बाय r. r वेक्टर होगा, चार्ज स्केलर है. r को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं. r क्या है कि हम लोग इस डायरेक्शन में ले रहे हैं. इसका मतलब दिस वेक्टर r इज ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ये कन्वेंशन है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. क्यों ऐसा कन्वेंशन है आइए देखिए. इसलिए ऐसा कन्वेंशन है कि जब हम लोग यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने में क्या आएगा? ब्रेक करने में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 times 2qa into x divided by x square minus a square whole square. So this factor 2qa is nothing but p. तो ये जो एक्सप्रेशन आने वाला है, इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को इस बोर्ड पर कंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो ये अधूरा सा लगेगा. इसलिए हम लोग इसको इस बोर्ड पर कंक्लूड कर देंगे. देखेंगे कि अगर इसके बाद हम इस बोर्ड को छोड़ पाते हैं कि ये जो फैक्टर आया, यहाँ पर हम लोगों ने E वेक्टर लगाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखा, और हम लोगों ने ये QA की जगह P लिख दिया. 2px अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर. What is happening कि we can put a vector sign over here, over P, और P हम लोगों ने पहले से डिफाइन कर रखा है कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा. तो अब आप ये देखें कि एक्सिस पर, अगर यहाँ पर हम लोग फिर से एक मैं डाइपोल बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, हम लोगों ने इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकाली. इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आया टुवर्ड्स राइट. सो ये जो फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर है, इसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक P वेक्टर डिफाइन कर दिया. और ये देखिए कि अगर ये Q पॉइंट भी यहाँ पर होगा तो Q पॉइंट पर भी फील्ड इंटेंसिटी इसी तरफ आएगी. इसका मतलब हम लोगों ने ये जस्टिफाई किया कि फील्ड इंटेंसिटी और P वेक्टर, ये जो E है ये प्रोपोर्शनल टू P आने वाला है, और ये इन दोनों का डायरेक्शन सेम होने वाला है. एक और इसमें अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर काम करता है. ये वाला इक्वेशन आया था जिसमें ये लिखा है E is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट and we have this 2px over x square minus a square. बहुत सारे बच्चे, लगभग सारे बच्चे इस रिलेशन को रटने की कोशिश करते हैं, डेरिवेशन को रटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो स्कूल के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है. अगर आपने पेशेंटली इलेक्ट्रोस्टैट किया है तो मेरा ऐसा मानना है, विच में बी अ लिटिल हाइपोथेटिकल साइड, तो बायस्ड ऑन हाइपोथेटिकल साइड की आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. पर अगर आपको मान लीजिए आप भूल भी जाते हैं तो आपको ये वेरिएबल्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल क्या है. जैसे x डिस्टेंस है उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, कहाँ से? सेंटर ऑफ द डाइपोल से.
A क्या चीज़ है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस वेयर 2a वाज द यू नो. नाउ दे आर सेइंग कि अगर ये डिस्टेंस 2a है, ये डिस्टेंस हम लोगों ने a माना, ये डिस्टेंस भी हम लोगों ने a माना, और ये वाला कोई जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस x है. अब आप समझिए कि हम लोगों ने अभी ये बात डिस्कस करी कि हमारे लिए डाइपोल क्या है? एटम. एटम की फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं. तो जो भी अगर हम लोगों ने डाइपोल एटम के अंदर माना है, तो भी जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे वो दोनों होंगे डाइपोल के अंदर ही ना. इसका मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डेफिनेटली अ स्मॉल डिस्टेंस. And suppose we are the distance between them is of order 10 to the power minus 10. अगर मान लीजिए a जो है वो 10 to the power minus 10 के ऑर्डर का है, और हम लोग 10 to the power minus 8 या 7 पर भी अगर हम लोग फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो we can say a real situation where x is very very greater than a. तो in that case we can find a approximate value of E as 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon x cube. कैसे आया ये? क्योंकि डिनोमिनेटर में इसमें हम लोग जब a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो दिस पावर विल कम एज x to the power 4 and we have 1x in the numerator, so the field intensity will go like this. ये field intensity का फॉर्मूला आ गया 2p अपॉन एक्स क्यूब. ये कहाँ पर आया है? एक्सिस पर. इस डेरिवेशन को जिसमें हम लोगों ने ये फील्ड इंटेंसिटी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाली है, इसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, एक्सियल फील्ड, या इसका दूसरा नाम होता है एंड ऑन पोजीशन. इस तरीके से भी ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, और आपको याद भी इस तरीके से रखना होता है कि जब हम लोग एक्सिस के किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो उसको हम लोग एंड ऑन पोजीशन कहते हैं.